बांग्लादेश में एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के बाद शेख हसीना वाजिद एक बार फिर इलेक्शंस जीत गई हैं और वो 2009 से लेकर अब तक बांग्लादेश की मुसलसल प्राइम मिनिस्टर बनती जा रही हैं। ऐसा क्या कर रही हैं वो कि वो बार बार इलेक्शन जीत रही हैं और इस इलेक्शंस की क्या सिग्निफिकेंस है। जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश क्या चैलेंजेस फेस करने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हसीना वाजिद ने इस विक्ट्री के बाद ऑफिस में 5वीं बार बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले मैंने आपके साथ क्या बात की थी कि यूएस इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर करना चाह रहा है और इंडिया भी इंटरफेयर करने की बात कर रहा था। अब आप सबको पता है कि इलेक्शन हो चुके हैं और शेख हसीना वाजिद दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। अब यूएस ब्लेम कर रहा है इंडिया को और चाइना को बांग्लादेश के इलेक्शन के अंदर, क्योंकि दो पार्टियों के बारे में बात की जाती थी कि ये एक खालिदा जिया की पार्टी थी और दूसरी थी शेख हसीना वाजिद की पार्टी। तो इस टाइम में पाकिस्तानी मीडिया का एक रिपोर्ट आपके साथ शाया करने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें वो ये बात कर रही है कि यूएस अभी भी ब्लेम कर रहा है इंडिया को और चाइना को कि आपकी वजह से शेख हसीना दोबारा इस पार्टी को मिल चुकी है और ये दोबारा जीत चुकी है। आपको पता है कि 2009 से लेके अभी 2024 के अंदर दोबारा शेख हसीना इलेक्शन जीत चुकी है और ये तकरीबन उनको 225 के करीब सीट मिले। तो चलिए हम पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि यूएस क्यों गुस्सा है शेख हसीना की जीत के ऊपर। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। बांग्लादेश में एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के बाद शेख हसीना वाजिद एक बार फिर इलेक्शंस जीत गई हैं और वो 2009 से लेकर अब तक बांग्लादेश की मुसलसल प्राइम मिनिस्टर बनती जा रही हैं। ऐसा क्या कर रही हैं वो कि वो बार बार इलेक्शन जीत रही हैं और इस इलेक्शंस की क्या सिग्निफिकेंस है। जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश क्या चैलेंजेस फेस करने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हसीना वाजिद ने इस विक्ट्री के बाद ऑफिस में 5वीं बार अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है मजीद 5 साल के लिए, और जब नए इलेक्शंस आएंगे तो इनकी उम्र उस वक्त 81 बरस हो चुकी होगी, 81 ईयर्स। ये कुर्सी पर बराजमान हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में वन पार्टी सिस्टम आ चुका है चाइना की तरह, क्योंकि ये किसी और को जीतने ही नहीं दे रहे। जो इनकी दूसरी मुखालिफ पार्टी थी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उन्होंने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया हुआ था और उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो पार्टी है अवामी लीग शेख हसीना वाजिद की, ये एक फाशिस्ट पार्टी है जो कि वर्कर्स को डिटेन करती है, उन पर जुल्म करती है, तशद्दुद करती है। जबकि अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद का कहना था कि हमारी जो अपोजिशन है वो दहशतगर्द है। उन्होंने बीएनपी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था कि वो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल आम लोगों की तरह नहीं हैं और उनकी सही पकड़ धकड़ की थी, उनको जेलों में बंद किया हुआ था। उनकी जो इस वक्त मेन लीडर हैं खालिदा जिया, वो भी बड़े अरसे से जेल में हैं करप्शन चार्जेस में, तो वो भी कुछ ख़ास नहीं कर सकी। और हमने देखा था कि इलेक्शन वाले दिन बीएनपी ने कुछ जगहों पर थोड़े बहुत एहतजाज निकाले थे जितना उनसे हो सकता है। तो इस इलेक्शन के बाद जो अवामी लीग है शेख हसीना वाजिद की, उनको 300 में से 225 सीटें मिल गई हैं। 10-12 सीट्स दूसरी कुछ पार्टीज़ ने हासिल की हैं, छोटी पार्टियों ने, और 50 के करीब जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत से लड़े थे और वो भी अब प्रॉबेबली अवामी लीग की हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। तो एक बार फिर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक मजबूत हुकूमत बनाने जा रही हैं शेख हसीना वाजिद। जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उन्होंने इस इलेक्शंस को एक फ्रॉड करार दिया है और उन्होंने इसको एक बिल्कुल ड्रामा करार दिया है कि एक जुल्म पर मबनी और धांधली ज़्यादा इलेक्शंस उन्होंने इनको डिक्लेयर किया है। अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो इस बार तकरीबन 40% लोगों ने इसमें अपना वोट डाला है, जो कि पिछले इलेक्शंस की निस्बत तकरीबन आधा है। पिछली दफ़ा 80% लोगों ने वोट कास्ट किया था और इस बार सिर्फ 40% लोगों ने। शेख हसीना वाजिद की टोटल ये 5वीं टर्म है एज अ प्राइम मिनिस्टर। पहली दफ़ा ये 96 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उसके बाद 2002 में खालिदा जिया बनी थी। जब मुशर्रफ का दौर था पाकिस्तान में तो खालिदा जिया पाकिस्तान आई भी थी और पाकिस्तान के कदरे बेहतर ताल्लुकात थे बांग्लादेश के साथ। 2009 में एक बार फिर ये अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद मुंतखब हुई और तब से लेकर अब तक ये चौथी दफ़ा कंसेक्टिव विक्ट्री है इनकी। और पिछली दफ़ा भी काफ़ी हद तक ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट था ऑपोजिशन की तरफ से। इसके अलावा इनका पकड़ धकड़ की दास्तान हम सबको पता है। जो मुस्लिम लीडर्स हैं, कुछ जमात इस्लामी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बहुत से लीडर्स को इन्होंने पकड़ा हुआ था और मुबसरीन यही कह रहे हैं कि ये एक वन साइडेड इलेक्शन था और इसकी वजह से यूएस ने कुछ सैंक्शंस भी लगाई थी। इनकी आर्मी का एक सेक्शन है, इनकी लॉ इन्फोर्समेंट का, उस पर भी यूएस ने
पाबंदी लगाई है, सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और यूएस ने कहा था कि बांग्लादेश फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में अपना किरदार अदा करे, जो वो नहीं कर रहा। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने स्पेशल ट्वीट की थी बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से कि ये हमें साफ शफाफ होते नजर नहीं आ रहे, जबकि शेख हसीना वाजिद का कहना है कि मैं बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखने में अपना अहम किरदार अदा करती रहूंगी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक बांग्लादेश में 28 अक्टूबर के बाद कुछ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और नाखुशगवार वाक़यात हुए, और उसके बाद हुकूमत ने तकरीबन 10,000 से ज़ायद लोगों की पकड़ धकड़ की, और काफ़ी जो मुजाहरे थे वो वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गए थे, जिसमें तकरीबन 20 के करीब लोगों की अमवात भी हुई थी। और इसमें भी अवामी लीग पर यह इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने अपने गुंडे घुसा दिए हैं मुजाहिरीन के जलसों के अंदर, ताकि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करें और नाम अपोजिशन का लगे, जबकि अवामी लीग ने कहा कि ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अब इलेक्शन जीतने के बाद अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद क्या अपनी कार्रवाइयों में कुछ कमी ला सकती हैं? जो इन्होंने पकड़ धकड़ का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था अपोजिशन के ख़िलाफ़, क्या उसको कम कर सकती हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शायद अभी नियर फ्यूचर में कम नहीं होगा, और इसी तरह इनकी गिरफ्तारियां जारी रहेंगी अपोजिशन पार्टीज़ की, और BNP पर जो हुकूमत का एक अताब है वो जारी रहेगा, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो राइट्स मूवमेंट्स हैं और अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये मुतालबा करती रहेंगी और ये इस हवाले से शोर मचाती रहेंगी कि ये इलेक्शन फ्रॉड थे। तो जितना वो शोर मचाएंगी उतनी ही पकड़ धकड़ होती रहेगी, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट नियर फ्यूचर में भी बांग्लादेश में चलता रहेगा। इस हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल उठते रहेंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के भी जो एक्टिंग चेयरमैन है तारिक रहमान, उन्होंने कहा कि हमारी पीसफुल और नॉन वायलेंट स्ट्रगल इस फाशिस्ट रजीम के अगेंस्ट चलती रहेगी। उन्होंने BBC से बातचीत करते हुए कहा है, जबकि हसीना वाजिद इस पार्टी को दहशतगर्द कह रही है, और वो कह रहे हैं कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और याद रहे ये तारिक रहमान खालिदा ज़िया के बेटे हैं, जो कि BNP की मेन इस वक्त लीडर हैं, जो जेल में बंद हैं। और जब बांग्लादेश बना था तो इन दो सेक्शंस की लड़ाई हुई थी, खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद के जो वालिद थे। उस वक्त भी ये दो अपोजिट सेक्शंस थे, एक बिल्कुल एंटी पाकिस्तान था। खालिदा ज़िया वाली पार्टी फिर भी थोड़ी सी उसका सॉफ्ट कॉर्नर था पाकिस्तान के लिए, जबकि शेख हसीना वाजिद और इनके जो आबाओ अजदाद हैं, इनकी पार्टी ये टोटल एंटी पाकिस्तान है। और इन्हीं की हुकूमत के अंडर बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की भी की है पिछले 12 से 13 सालों में। शेख हसीना वाजिद के हुकूमत में इन्होंने काफ़ी हद तक इनका पर कैपिटा इनकम भी ऊपर आया है। इंडिया के मुकाबले में भी इन्होंने अपनी इकॉनमी काफ़ी बेहतर की है। इस पूरे रीजन में मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा होता था इंडिया और बांग्लादेश से। तो उसके बाद शेख हसीना वाजिद ने इतनी एफर्ट की, पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, और अब पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश का वो इंडिया के काफ़ी करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी उठी हैं। पाकिस्तान की ये 2009-10 के बाद नीचे गई हैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, और बांग्लादेश ने उसका फ़ायदा उठाया, और बांग्लादेश ने यूरोप और दूसरी मंडियों में अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया है, और इन्हीं की बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से। और इसकी वजह से इनकी एक सपोर्ट बेस भी बन चुकी है, जैसा कि पॉपुलिस्ट लीडर्स की होती है पूरी दुनिया में, ट्रंप की, मोदी की, इनकी भी एक सपोर्ट बेस है जो कि कहती है कि इन्होंने मुल्क के लिए बहुत किया और इनको चेंज नहीं होना चाहिए। शेख हसीना वाजिद ये काफ़ी एक पॉपुलैरिटी भी इंजॉय करती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो राइट्स मूवमेंट्स हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो इनको एक फाशिस्ट लीडर कहती हैं। और इनके सपोर्टर्स का भी यही कहना है कि मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए शेख हसीना वाजिद बहुत ज़रूरी हैं। और पिछले 15 सालों में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को बांग्लादेश ने गुर्बत से निकाला है, तो इसका भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है, शेख हसीना वाजिद को, जिन्होंने इस पूरे रीजन में बांग्लादेश की इकॉनमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बना दिया है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो मौजूदा हालात में इनकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, और पिछले अशरे में इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो 3 गुना बढ़ा है। और इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो चाइना के बाद बांग्लादेश पूरी दुनिया में लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर बन चुका है। लेकिन ऑब्वियसली बांग्लादेश ने भी पूरी दुनिया की तरह एक इकोनॉमिक टर्मोइल भी देखा है। कोविड के बाद एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनके मुल्क में काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई हैं। शेख हसीना वाजिद के लिए भी जो एक स्टेबल इकॉनमी थी अब उस तरह स्टेबल नहीं रही।
पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के भी IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं और IMF भी सख्त कंडीशंस आयद कर रहा है कि अब ये चीज़ों के टैक्सेस बढ़ाओ, महंगाई ज़्यादा करो। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है बांग्लादेश में और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शेख हसीना वाजिद के लिए कि किस तरह इसको टैकल करेंगी। और इसके अलावा जो आलमी प्रेशर है वो अलग होगा, जैसा कि अमेरिका का एक दबाव हमें देखने को मिल रहा है। अमेरिका क्लियरली कह रहा है कि ये इलेक्शंस धांधली ज़दा हैं और अगर अमेरिका अपने ताल्लुकात में कोई डाउनग्रेड करता है तो ये बांग्लादेश के लिए एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश इस वक्त अमेरिका को फोकस नहीं कर रहा। बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसे कि अमेरिका है, जैसे इंडिया है, जैसे कि चाइना और अब रशिया भी आ गया। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह रशिया ने ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं बांग्लादेश में और बे ऑफ बंगाल में 50 साल बाद रशियन वॉरशिप्स एंटर हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि बांग्लादेश अब देख रहा है एशियन कैंप की तरफ, चाइना की तरफ, रूस की तरफ और इंडिया की सपोर्ट पहले ही हासिल है। बांग्लादेश ये समझता है कि जब तक भारत का हाथ उनके सर पर रहेगा तो वो सिक्योर रहेंगे, तो इसलिए वो अमेरिका को भी नाराज़ करने से परेशान नहीं होते। जैसे पाकिस्तानी अक्सर हो जाते हैं कि अमेरिका को नाराज़ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर शेख हसीना वाजिद को अमेरिका की ज़्यादा कोई परवाह नहीं है। शेख हसीना वाजिद शायद समझती हैं कि अमेरिका को अल्टीमेटली इनके दर पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके पास नहीं जाएंगे तो शेख हसीना वाजिद चाइना, इंडिया और रूस की तरफ जाएंगी। तो इसलिए वो समझती हैं कि अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं बांग्लादेश के अंदर कि वो इंगेज करे। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा आंखें भी दिखाई हैं और बातें भी लगाई हैं अमेरिका को कि अब हम फॉरेन प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है और उनके पीछे एक काफ़ी हद तक पब्लिक सपोर्ट भी है, पूरा सिस्टम भी उनके अंडर है। अनलाइक उस तरह के कंट्रीज़ जो कि ईजिली अमेरिकन दबाव में आ जाते हैं, ये नहीं आई। तो यहाँ पर ये चाइना के साथ भी पार्टनरशिप्स कर रही हैं। चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, BRI का भी ये हिस्सा है। इसके अलावा इंडिया के साथ इनकी बहुत ज़्यादा डील्स हैं, रशिया के साथ इनकी नेवल ड्रिल का आगाज़ हो गया है और अमेरिका के साथ जो इनके पुराने ताल्लुकात हैं वो अब देखना है कि वो किस तरह आगे चलते हैं। अब ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच अब इन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी आपने बड़े लोगों को की पकड़ धकड़ की है, तो इस हवाले से यूरोपीय यूनियन भी अपनी मंडियों पर इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश की उन पर पाबंदी लगा सकता है। इनको जो स्पेशल स्टेटस है GSP+ स्टेटस वो रिवोक कर सकता है। लेकिन इससे क्या होगा कि बांग्लादेश के जो हज़ारों वर्कर्स हैं, जो स्पेशली फीमेल वर्कर्स हैं, वो जॉबलेस हो जाएंगी। तो वहाँ पर बांग्लादेश की इकॉनमी की कमर टूट सकती है अगर वेस्ट इनसे टोटली नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वेस्ट को ये नाराज़ कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वेस्ट किस हद तक पाबंदियां लगाता है इनकी तरफ। लेकिन हसीना वाजिद के जहन में अगर वेस्ट से इनकी लड़ाई हो भी जाए तो इनके पास चाइना, इंडिया और रूस के ऑप्शंस मौजूद हैं, इसलिए वो भी अमेरिका को आंखें दिखा रही हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस हुकूमत को अमेरिका किस तरह एक्सेप्ट करेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कि आने वाले दिनों में अमेरिका बादर बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को क्या डाउनग्रेड करेगा, या वो इस डर से कि कहीं रूस और चाइना बांग्लादेश के करीब ना हो जाएं, अमेरिका इनकी तरफ वापस आएगा। आप क्या समझते हैं? इसके अलावा आप बांग्लादेश का फ्यूचर शेख हसीना वाजिद के अंडर कैसा देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, शेख हसीना वाजिद इन तीनों चैलेंजेस से इजीली निपट पाएंगी, या इस बार ये चैलेंजेस शेख हसीना वाजिद को घुटनों के बल ले आएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की इस दफा फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। 300 सीटों के अंदर उन्होंने जो है वो 225 के करीब सीट जीते हैं। एक जो है वो पार्टी तकरीबन 10-15 सीट जीत चुकी है, बाकी एक पार्टी 50 के करीब सीट जीत चुकी है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि यूएस ब्लेम कर रहा है चाइना को और साथ में इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी ये चाहता था कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ना बने। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर क्या बात की थी, शेख हसीना तो चाहती यही है कि बांग्लादेश के अंदर कोई दूसरा बंदा इलेक्शन जीते और ताकि मुल्क को हम जो है कब्जा कर ले, दबोच ले पाकिस्तान की तरह। तभी तो शेख हसीना को कंट्रोल करने के लिए, उनको थोड़ा जोर देने के लिए इलेक्शन से पहले ही उन्होंने प्याज की एक्सपोर्ट को ऊपर बैन लगा दिया कि हम बांग्लादेश को प्याज नहीं बेचेंगे, हम बांग्लादेश को चीनी नहीं बेचेंगे। ये जोर देना चाहते थे इंडिया बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद से इस्तीफा दे दे। और दूसरी
पार्टियों के बारे में, जिसमें बीएनपी पार्टी थी, बांग्लादेश की पार्टी जो थी, वो भी यही चाहती थी इलेक्शन से पहले। वो तभी तो शेख हसीना को बार बार कहते थे कि आप इलेक्शन से पहले ही, तभी तो वो इलेक्शन से पहले ही कह रही थी कि आप, तभी वो इलेक्शन से पहले बांग्लादेश की जो दूसरी पार्टियां थी, जो इनकी मुखालिफ पार्टी थी शेख हसीना की, वो इलेक्शन से पहले ही ये क्लेम कर रही थी, शेख हसीना को कह रहे थे कि भाई आप रिजाइन दे दो, आप रिजाइन देंगे तो हम इलेक्शन में खड़े होंगे। अभी खालिदा जिया की अगर हम बात करते हैं तो वो तो जेल के अंदर मौजूद है और वो उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हुए, जबकि हम शेख हसीना को देखते हैं तो शेख हसीना एक दफा फिर से इस टाइम पे इलेक्शन के अंदर जीत चुकी है। अब यूएस जो है वो बांग्लादेश के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, बट इस दफा उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वो ये चाहती थी कि कोई दूसरे लीडर को लेके जब हम आएंगे तो दूसरा लीडर क्या करेगा कि अमेरिका जो चाहेगा वो होगा, इंडिया जो चाहेगा वो होगा, क्योंकि इंडिया को तो बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए थी बांग्लादेश से जिसके ऊपर टैक्सेस ना हो, जिसके ऊपर बांग्लादेश को काफी कम टैक्स दे इंडिया, ऐसी चीजें इंडिया को चाहिए थी। अब शेख हसीना दोबारा से मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है और एक दफा फिर से उन्होंने इलेक्शन को जीता है। अब साल 2029 के अंदर जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा या कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि अभी तक शेख हसीना की पार्टी ने जो काम किया है वो मुल्क में बहुत जबरदस्त काम है, मुल्क को आगे एक नेक्स्ट लेवल पे ऊपर लेके गई है, जिसकी वजह से आज भी लोग शेख हसीना को वोट दे रहे हैं। और अमेरिका तभी भी गुस्सा है कि भाई हम तो दूसरा लीडर चाहते थे, दूसरा लीडर क्या करेगा कि भाई वो शेख हसीना के जैसे काम नहीं करेगा, वो यूएस के कहने के ऊपर काम करेगा जैसे पाकिस्तान के अंदर हालात थे। मैंने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर यूएस के कहने के ऊपर बांग्लादेश के इलेक्शन के अंदर कुछ इंटरफेरेंस हो जाती है तो पाकिस्तान वाले हालात बांग्लादेश के फिर होंगे। रिपोर्ट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।